पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या KOH। दूसरा लिखिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। और इसके बाद लिखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइज, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइज, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइज। इसके बाद लिखिएगा NH4OH, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एक और लिखिएगा MgOH होल ट्वाइज, MgOH होल ट्वाइज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद लिखिएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल थ्राइज, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल थ्राइज, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल थ्राइज, एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो इतने सारे नाम आपको याद रखने पड़ेंगे जो कैसे हैं, एल्कली में आते हैं, यानी ये जल में घुलते ही OH माइनस में बदल जाते हैं, है ना। तो नीचे एक नोट डाल दीजिएगा, लिखिएगा एल्कली, एल्कली जल में घुलते ही, एल्कली जल में घुलते ही, एल्कली जल में घुलते ही -OH प्रदान करते हैं, एल्कली जल में घुलते ही -OH प्रदान करते हैं, एल्कली जल में घुलते ही -OH प्रदान करते हैं, OH माइनस, गलती, हाँ ठीक है, OH माइनस प्रदान करते हैं। वो आयन देंगे ना, OH आयन प्रदान करते हैं। नई लाइन से लिखिएगा नंबर 2 कि सभी क्षार एल्कली नहीं होते, 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 सभी क्षार एल्कली नहीं होते। वह क्षार जो पानी में घुल जाते हैं, वह क्षार जो पानी में घुल जाते हैं वही एल्कली होते हैं, वह क्षार जो पानी में घुल जाते हैं वही एल्कली होते हैं, वह क्षार जो पानी में घुल जाते हैं वही एल्कली होते हैं, वह क्षार जो पानी में घुल जाते हैं वही एल्कली होते हैं। हालांकि सभी एल्कली क्षार होते हैं, 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 हालांकि सभी एल्कली क्षार होते हैं। अब थोड़ा सा और क्लियर कर लें कि भाई बेस और एल्कली में और बेसिक अंतर क्या है। तो एक तरफ लिखिएगा क्षार और एक तरफ लिखिएगा एल्कली, एक तरफ लिखिएगा क्षार और दूसरी तरफ लिखिएगा एल्कली, क्षार और एल्कली। तो ऐसे समझिएगा कि जब बात क्षार की होगी तो ये बड़ा है, एम्ब्रेला है, और जब एल्कली की बात करेंगे तो वो अंदर की बात है। ये जो बड़ा वाला है क्या है, क्षार है, और इसी क्षार के भीतर जो जल में घुल जाए, डिसॉल्व हो जाए, वो क्या कहलाएगा, एल्कली के नाम से जाना जाएगा। तो क्षार में पहला पॉइंट डाल देना कि यह एक बृहद स्वरूप है, यह एक बृहद स्वरूप है, यह एक बृहद स्वरूप है,
यह एक बृहद स्वरूप है, हालांकि इसमें जल में अघुलनशील क्षार शामिल होते हैं। इसमें जल में अघुलनशील क्षार शामिल होते हैं। इसमें जल में अघुलनशील क्षार शामिल होते हैं। जल में अघुलनशील क्षार शामिल होते हैं। और इधर क्या करेंगे आप कि वह क्षार लिखिएगा, वह क्षार जो जल में घुलनशील हो, वह क्षार जो जल में घुलनशील हो तथा OH- आयन प्रदान करे। वह क्षार जो जल में घुलनशील हो तथा OH- आयन प्रदान करे, OH- आयन प्रदान करे, OH- आयन प्रदान करे, एल्कली कहलाते हैं। एल्कली कहलाते हैं। इधर आ जाना क्षार वाले की तरफ कि क्षार अम्ल को उदासीन करते हैं। क्षार अम्ल को उदासीन करते हैं। क्षार अम्ल को उदासीन करते हैं। क्षार अम्ल को उदासीन करते हैं और यह इनकी प्रमुख प्रक्रिया है। और यह इनकी प्रमुख प्रक्रिया है। क्षार अम्ल को उदासीन करते हैं और यह इनकी प्रमुख प्रक्रिया है। अब आ जाना एल्कली में, देखिएगा इनकी प्रमुख क्रिया उदासीन करना नहीं है। इनकी प्रमुख क्रिया उदासीन करना नहीं है। इनकी प्रमुख क्रिया उदासीन करना नहीं है, अपितु इनकी प्रमुख क्रिया उदासीन करना नहीं है, अपितु OH- आयन प्रदान करना है। अपितु OH- आयन प्रदान करना है। अपितु OH- आयन प्रदान करना है। इसमें एग्जाम्पल डालिएगा जो स्पेशली क्षार में आते हैं। लिखिएगा कॉपर ऑक्साइड, एग्जाम्पल डालिएगा कॉपर ऑक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, क्षार में डालना, क्षार में जिंक हाइड्रोक्साइड। एक और लिखिएगा फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, यानी ये पानी में घुलेंगे नहीं, फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड, और ये पानी में घुल जाएंगे। और जो पानी में घुलेगा वह आयन प्रदान करेगा, और जो पानी में नहीं घुलेगा वह आयन, और जो आयन नहीं प्रदान करेगा वह विद्युत की सुचालकता उत्पन्न नहीं करेगा। और जो आयन प्रदान करेगा, क्या अम्ल आयन प्रदान करता है? क्या नाम है उसका? H+। क्या एल्कली आयन प्रदान करता है? क्या नाम है? क्या मुख्य क्षार आयन प्रदान करते हैं? करते हैं, लेकिन एल्कली वाले, ध्यान देना। क्षार की बात आएगी तो हाँ, लेकिन कौन? एल्कली। केवल एल्कली क्षार ही आयन प्रदान करते हैं और नॉन एल्कलाइन बेस आयन प्रदान नहीं करते। अतः नॉन एल्कलाइन बेस विद्युत के सुचालक नहीं होते, बल्कि अम्ल और एल्कलाइन विद्युत के सुचालक होते हैं। समझ में आ रहा है? लिखिएगा विद्युत चालकता, हेडिंग डाल देना, विद्युत चालकता, और नई हेडिंग डालिएगा विद्युत चालकता और अम्ल तथा क्षार।
विद्युत चालकता और अम्ल तथा क्षार, विद्युत चालकता और अम्ल तथा क्षार, विद्युत चालकता और अम्ल तथा क्षार। देखो भैया, जब तक अम्ल एक्वस है, सॉरी, जब तक कोई भी अम्ल चाहे जो भी हो, अगर वो एक्वस है, एक्वस मतलब पानी है, तो ही वो अम्लीय प्रवृत्ति दिखाएगा। अगर आप उसे सूखा कर दोगे या किसी और कंडीशन में कन्वर्ट करोगे तो अपनी अम्लीय प्रवृत्ति दिखाता नहीं। जैसे हमने लिख दिया HCl और आगे एक्वस नहीं डाला हमने, तो पानी नहीं पाएगा तो विलयन नहीं बनाएगा, और विलयन नहीं बनाएगा तो फिर वो बिना पानी के कभी आयन देगा नहीं। और ये शर्त दी गई है कि अम्ल पानी के साथ क्या देते हैं? आयन। तो लिखिए नंबर 1 अम्ल का विलयन, देखिए उसी में नीचे अम्ल का विलयन, एसिड सॉल्यूशन, अम्ल का विलयन या एसिड सॉल्यूशन। अब सोचो कि जो HCl है या HNO3 मिला या CH3COOH मिला, ये सब क्या है? एसिड है। यदि हम इनका सॉल्यूशन बनाते हैं, संलयन करते हैं, तो ये तत्काल H+ आयन प्रदान करना शुरू करेंगे, और अगर H+ आयन प्रदान करेंगे तो आप इनको क्या मानेंगे? सुचालक। तो नीचे डाल देना। अब उसके नीचे लिखिएगा HCl, HNO3 और CH3COOH। नाम पता है ना सबका? हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक और एसिटिक। HCl, HNO3 और CH3COOH जैसे अम्लों का विलयन, जैसे अम्लों का विलयन, जैसे अम्लों का विलयन, जैसे अम्लों का विलयन, जैसे अम्लों का विलयन H+ आयन प्रदान करता है, H+ आयन प्रदान करता है। अम्लों का विलयन H+ आयन प्रदान करता है, अतः यह विद्युत का सुचालक होगा, अतः यह विद्युत का सुचालक होगा, अतः यह विद्युत का सुचालक होगा। अतः यह विद्युत का सुचालक होगा। नंबर 2 लिखिएगा, देखिएगा एल्कली जैसे NH4OH, NaOH, KOH आदि, NH4OH, NaOH, KOH आदि जलीय विलयन के साथ, जलीय विलयन के साथ, जलीय विलयन के साथ OH- आयन, OH- आयन प्रदान करते हैं, OH- आयन प्रदान करते हैं, OH- आयन प्रदान करते हैं। अतः यह भी विद्युत के सुचालक होंगे, अतः यह भी विद्युत के सुचालक होंगे। जलीय विलयन OH- आयन प्रदान करता है, अतः यह भी विद्युत के सुचालक होंगे, अतः यह भी विद्युत के सुचालक होंगे। नंबर 3 लिखिएगा C6H12O6 एल्कोहल, एल्कोहल आदि, C6H12O6 एल्कोहल आदि कार्बनिक यौगिक, आदि कार्बनिक यौगिक, आदि कार्बनिक यौगिक विलयन, आदि कार्बनिक यौगिक विलयन आयन नहीं प्रदान करते, आयन नहीं प्रदान करते, आयन नहीं प्रदान करते,
भाई इनको घोलोगे तो H प्लस OH माइनस कुछ निकलेगा ही नहीं, नहीं निकलेगा तो ये बिजली नहीं दौड़ाएंगे, आयन नहीं प्रदान करते, अतः आयन नहीं प्रदान करते, अतः यह विद्युत के सुचालक नहीं होते, अतः यह विद्युत के सुचालक नहीं होते, अतः यह विद्युत के सुचालक नहीं होते, अतः यह विद्युत के, नाटक मत करो ठीक है, बगल से देख लो और दोबारा ऐसी आवाज मत निकालना। हम परस्पर 5 बार 4 बार एक एक वर्ड को बोल रहे हैं और दोबारा निकले तो काला से बाहर करेंगे, मजाक नहीं चल रहा है ठीक है। तो क्या लिखा आपने? हाँ देखो, अब C6H12O6 हो गया, एल्कोहल हो गया, इनको आप पानी में घोलिए, ना तो आपको प्लस देंगे और ना ही ये माइनस, और जब पानी में प्लस और माइनस नहीं होगा, इनकी वजह से नहीं होगा, मतलब नॉर्मली पानी तो ऑलरेडी क्या है, H प्लस और OH माइनस, पानी तो यही है, लेकिन मैं एक विस्तृत की बात कर रहा हूं कि जब तक ये अच्छे से नहीं घुलेंगे तब तक सही से चालकता नहीं मिलने वाली है। तो अब इसी से कनेक्टेड कौन से हैं, तो उत्तर हो जाएगा गैर एल्कली। तो जब गैर एल्कली हैं, अब कॉमन सी बात है ये पानी में घुलते ही नहीं, अब पानी में घुलेंगे नहीं तो इनसे चालकता या तो बहुत कम होगी या तो होगी ही नहीं। तो चौथा पॉइंट डाल देना कि गैर एल्कली के साथ गैर एल्कली के साथ चालकता बहुत न्यून होती है या शून्य होती है। गैर एल्कली के साथ चालकता बहुत न्यून होती है या शून्य होती है। गैर एल्कली के साथ चालकता बहुत न्यून होती है या शून्य होती है। गैर एल्कली के साथ चालकता बहुत न्यून होती है या शून्य होती है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। तो आपको चालकता तभी लानी है जब आपको पानी में विलयन बना के देना होगा और आयन मिलने चाहिए। नीचे एक नोट डाल देना। आजकल ना एल्कलाइन मृदा की भी बात होती है। देखो, वह मृदा जिसका पीएच मान 7 होगा वही खेती के लिए अच्छी होती है, पर कुछ कृषिगत उत्पाद 7 के लिए बनाए नहीं गए होते। जैसे हम बात करें पत्ता गोभी की, फूल गोभी की, तो इनका उत्पादन अगर करना है तो हमें एल्कलाइन सॉइल की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसे कृषिगत उत्पाद जैसे धान है, तो इनका उत्पादन करना हल्का सा हमें एसिडिक सॉइल की नीड होती है। लेकिन मैक्सिमम जो कल्टीवेशन है, मैक्सिमम फार्मिंग चलती है, वो चलती है पीएच इक्वल टू 7 पर। तो जो मिट्टी का पीएच 7 से ऊपर होगा उसे एल्कलाइन सॉइल कहेंगे। हालांकि ये खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, परंतु कुछ पादपों के लिए एल्कलाइन सॉइल की नीड होती है। तो ये बात नोट डाल देना कि जब मृदा का पीएच मान, नोट में डालिएगा, जब मृदा का पीएच मान 7 से थोड़ा अधिक हो जाता है, जब मृदा का पीएच मान 7 से थोड़ा अधिक हो जाता है, जब मृदा का पीएच मान 7 से थोड़ा अधिक हो जाता है, 7 से थोड़ा अधिक हो जाता है, तो इसे एल्कलाइन मृदा कहा जाता है। तो इसे एल्कलाइन मृदा कहा जाता है। तो इसे एल्कलाइन मृदा कहा जाता है। 7 से थोड़ा अधिक हो जाता है तो इसे एल्कलाइन मृदा कहा जाता है। हालांकि यह मृदा कृषि के लिए बहुत उपयुक्त नहीं होती। यह मृदा कृषि के लिए बहुत उपयुक्त नहीं होती। कृषि के लिए बहुत उपयुक्त नहीं होती। कृषि के लिए बहुत उपयुक्त नहीं होती। और ब्रैकेट कर देना, पीएच बराबर 7 वाली मृदा ही उपयुक्त होती है। ये बात जानकारी के लिए रखिएगा, ब्रैकेट में लिखिएगा पीएच बराबर 7, ऐसे, हाँ, पीएच बराबर 7 ऐसे लिखना है। पीएच इक्वल टू 7 वाली मृदा ही कृषि के लिए उपयुक्त होती है। कृषि के लिए उपयुक्त होती है। कृषि के लिए उपयुक्त मानी जाती है। कृषि के लिए उपयुक्त मानी जाती है। हालांकि कुछ फसलों के लिए, जैसे पत्ता गोभी,
हालांकि कुछ फसलों के लिए जैसे पत्ता गोभी के लिए एल्केलाइन एल्केलाइन मृदा बेहतर होती है। एल्कलाइन मृदा बेहतर होती है। एल्कलाइन मृदा बेहतर होती है। जैसे पत्ता गोभी के लिए एल्कलाइन मृदा बेहतर होती है। तो एग्जाम में सवाल आ सकता है कि भाई अच्छी खेती करनी है तो कितना पीएच होना चाहिए? 7। तो कई बार ये 7 से अधिक हो जाता है तो एल्कलाइन हो जाएगा, 7 से कम हो जाएगा तो एसिडिक हो जाएगा। और बहुत एसिडिक मृदा में भी कुछ नहीं होगा और बहुत एल्कलाइन मृदा में भी कुछ नहीं होगा। अब इनको ठीक करना है तो मान लो बहुत एसिडिक मृदा है तो हमें चूना डालना पड़ता है। चूना क्षार है और चूना जब आप मिट्टी चूना मिला दोगे तो वहां की जो एसिडिटी है वो ठीक हो जाएगी। बहुत क्षारीय मृदा हो गई है तो वहां पर हमें गोबर डालना पड़ता है या जो अपशिष्ट से बनी हुई खाद है, मैन्योर है, खाद मतलब मैन्योर, उससे डालना पड़ता है। जैसे गांव में देखो तो गोबर वगैरह एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं और इकट्ठा करके साल भर उसको सड़ा लेते हैं। तो फिर जब आलू की बुआई करनी है या कोई खेती अच्छी क्वालिटी की लेनी है तो वहां पर किसान जाकर के ट्राली से उठा के गिरवा देता है और इकट्ठा करके, अब जहां पर देखो ये अगर गोबर की मिट्टी या गोबर की खाद पड़ गई वहां की कृषि बहुत शानदार उगती है, आलू वगैरह के आकार बड़े हो जाते हैं। अगर आप वहीं पर नॉर्मल फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो पौधे तो बड़े हो जाएंगे लेकिन नीचे का जो आकार है आलू का वो उतना बड़ा नहीं होता। तो ये सारे रीजन हैं जो किसानों को पता होते हैं और उसके पीछे छोटा छोटा साइंस लगा हुआ है ना। तो भी हम आगे लिखवाएंगे कि कैसे मृदा को ठीक किया जाए। अभी के लिए इतना ही है। नोट नंबर 2 डाल दीजिएगा। नोट नंबर 2 डालिएगा, लिखिएगा एल्कलाइन वाटर, एल्कलाइन ब्लैक वाटर, ऐसे लिखिएगा एल्कलाइन ब्लैक वाटर, एल्कलाइन ब्लैक वाटर अत्यंत प्रसिद्ध है। एल्कलाइन ब्लैक वाटर अत्यंत प्रसिद्ध है, अत्यंत प्रसिद्ध है और इसमें पानी का पीएच मान, इसमें पानी का पीएच मान 7 से अधिक, इसमें पानी का पीएच मान 7 से अधिक कर दिया जाता है। इसमें पानी का पीएच मान 7 से अधिक कर दिया जाता है। पानी का पीएच मान 7 से अधिक कर दिया जाता है जिससे जिससे शरीर की अम्लीयता, जिससे शरीर की अम्लीयता, जिससे शरीर की अम्लीयता को नियंत्रित किया जाता है। शरीर की अम्लीयता को नियंत्रित किया जाता है। शरीर की अम्लीयता को नियंत्रित किया जाता है तथा साथ में फुल्बिक एसिड, तथा साथ में फुल्बिक एसिड, यह होता है शिलाजीत में पाया जाता है। साथ में फुल्बिक एसिड व अन्य महत्वपूर्ण मिनरल व अन्य महत्वपूर्ण खनिज व अन्य महत्वपूर्ण खनिज व अन्य महत्वपूर्ण खनिज जोड़े जाते हैं। अन्य महत्वपूर्ण खनिज जोड़े जाते हैं। अन्य महत्वपूर्ण खनिज जोड़े जाते हैं जिससे जल का रंग काला हो जाता है, जिससे जल का रंग काला हो जाता है, जिससे जल का रंग काला हो जाता है। और इसके सेवन से एंटी एजिंग, बुढ़ापा रोधी, एंटी एजिंग, बुढ़ापा रोधी और रोग प्रतिरोध
व शारीरिक सक्रियता, रोग प्रतिरोध व शारीरिक सक्रियता बढ़ती है। रोग प्रतिरोध व शारीरिक सक्रियता बढ़ती है। रोग प्रतिरोध व शारीरिक सक्रियता बढ़ती है। हालांकि अभी रिसर्च की आवश्यकता है, ये बात लिख देना। हालांकि अभी रिसर्च की आवश्यकता है। 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 तो क्या ये मामला समझ में आया आपको? वो काले पानी वाला जादू समझ में आ गया? ये लोग क्या पीता है, उद्देश्य क्या है उसका पीने का, समझ गए? इसलिए देखो जब जिम से लोग लौटता है, हीरो हीरोइन देखो जिम से जब लौटता है ना, ऐसे ऐसे करते, देखा है? तो हाथ में काला काला बोतला, एक तौलिया लिए रहता है और तुरंत सामने गाड़ी खड़ी रहती है, जाके बैठ जाता है अंदर में। तो चूंकि ये अमीर हैं, जैसे मैंने सुन रखा है कि विराट कोहली जो हमारे प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं, वो 4,000 रुपए लीटर पानी पीते हैं। मैंने सुन रखा है, पता नहीं पीते कि नहीं पीते, उनकी बात है ना? तो अब 4,000 रुपए लीटर, सोचो दिन में 3 लीटर पानी पीना, आदमी पागल हो जाए, है ना? 12,000 क्या पी रहे हैं पानी? एक बूंद गिर जाए मैं तो ऐसे लपड़ अगर हम पी रहे हैं, एक बूंद गिर जाए, मैं उसे तुरंत भर से उठा लूं कि भगवान इतना महंगा पानी। या ऐसा करूं, पीते समय रुई लगा के पीऊं, इधर रुई लगा लूं कि मान लो कहीं से गलती से एक आध बूंद। हाँ यार, ये तो आसान अब सोच ऐसा ही है, गरीबों वाली सोच। आजकल ना एक ऐसा डिब्बा आया हुआ है, तो ये डिब्बा देखा आप लोगों ने? ये इतना फेमस हो रहा है, सेलेब्स वगैरह ले रहे हैं इसको, कि गरीब लेना शुरू कर दिए अब। तो ऐसे आती है, गरीब लेने क्या ही लेना है इसको। तो इसमें लगभग 1.5 लीटर या ऐसे कुछ पानी होता है। इनके बारे में एक वर्ड है ना, ये कहते हैं बॉडी हाइड्रेट रहनी चाहिए। अरे पागला, ज्यादा पानी पियो सूजन आ जाएगी। कितना पानी पीना है? 2.5 से 3 लीटर, इससे ज्यादा पानी नहीं पीना होता है। लेकिन लोग हैं, अब वो चूंकि पसीना बाहर निकाल रहे हैं तो पानी की भी नीड ज्यादा हो जाती है ना? वर्कआउट करते हैं ये लोग, जिससे कि फिटनेस मेंटेन रहे। तो उम्मीद करता हूं आपने मिट्टी भी समझ ली और आपने पानी भी जान लिया कि आखिर उस एल्कलाइन वाटर का राज क्या। आप जो पीते हो ये नॉर्मल वाटर है या हो सकता है एसिडिक वाटर हो। इसलिए अगर एसिड बॉडी में, शरीर में विष कम होता है, शरीर में ज्यादा क्या होता है? एसिड। यहाँ एसिड बन रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना? तो अब ये बन रहा है, इससे हमारी बॉडी एसिडिक हो जाती है। आपने देखा होगा, हमने पढ़ा था उसमें लिवर में कि मेंटेन द एसिड बेस बैलेंस, याद है? कि अम्ल क्षार को बैलेंस बना के रखता है। तो शरीर में क्षार का बैलेंस नहीं बिगड़ता, बिगड़ता है तो किसका? अम्ल का, और हमेशा ऊपर उठता रहता है। अब क्षार अम्ल ज्यादा हो गया तो एकदम दिमाग डिस्टर्ब रहेगा, कहीं मन नहीं लगता, यही मन करता है कि बस कोई एक डिब्बा इनो पिला दे तो मजा आ जाए। तो इनो मार्केट में आया, लेकिन मार्केट में सिरके के पाउच नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि